नमस्कार। सीईसी गुरुकुल ऑनलाइन लेक्चर्स में आपका हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि आप जानते हैं कि हम आधुनिक हिंदी साहित्य इस श्रृंखला को लेकर के चर्चा कर रहे हैं और इस श्रृंखला के अंतर्गत आज का विषय रहेगा मध्यकालीन बोध और आधुनिक बोध। मध्यकालीन बोध से क्या अभिप्राय है और आधुनिक बोध से क्या अभिप्राय है, दोनों में क्या भिन्नता है, दोनों की क्या अंतर है, इन सब बिंदुओं पर केंद्रित करते हुए आज का व्याख्यान रहेगा। सबसे पहले हम समझें कि मध्यकाल से क्या अभिप्राय है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो 14वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक का जो काल है, जिसे हम मिडिवियल पीरियड कहते हैं, मध्यकाल का समय कहते हैं, और ये पूरे विश्व में मध्यकाल का पीरियड 14वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी का माना जाता है। विशेष रूप से हिंदी साहित्य की हम बात करें तो उसमें ये 14वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक का जो पीरियड है, वे जो काल अवधि है, उसको हम मध्यकाल के नाम से जानते हैं। और ये मध्यकाल भी साहित्य की दृष्टि से हम देखते हैं तो दो भागों में विभक्त है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल जिसे हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं, जिसे साहित्य के क्षेत्र में स्वर्ण युग कहा गया। भले ही ऐतिहासिक दृष्टि से इस काल में अनेक कठिनाइयां रही, स्वतंत्रता रही, देशवासियों को, जनता को बहुत कष्ट झेलने पड़े, परंतु साहित्य की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो जन सामान्य को उन पीड़ाओं से मुक्ति दिलाने का एकमात्र अवलंब भक्ति था। और इस भक्ति का अवलंबन लेकर के ही मध्यकाल में भक्ति आंदोलन हुआ, और जिसमें प्रभु की शरण में जाने को ही एकमात्र अवलंबन मान लिया गया। और पूरा साहित्य, चाहे वे सगुण भक्ति परक साहित्य था या निर्गुण भक्ति परक साहित्य, भक्ति को अवलंब लेकर के चलता है। और फिर उत्तर मध्यकालीन काव्य, जिसे हम रीतिकाल के नाम से जानते हैं, जो फिर भक्ति से थोड़ा उन्मुख होकर के दरबारी संस्कृति से जुड़ता है, दरबारी वातावरण से जुड़ता है, और कविता कलात्मकता की ओर मुड़ती है। कविता के कलात्मक पक्ष की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है। तो ये पूरा मध्यकाल का समय रहा, और जिसमें हिंदी साहित्य में मध्यकालीन साहित्य की रचना हुई। और 19वीं शताब्दी से 1857 का जब क्रांति हुई, वहां से आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। यद्यपि इसके बीज हमें उससे पूर्व भी दिखाई देने लगते हैं। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से हमें इस आधुनिकता के, आधुनिक प्रवृत्तियों के बीज दिखाई देने लगते हैं, पर पूर्णतया जो प्रवृत्तिगत परिवर्तन था वह हमें 1857 की क्रांति के बाद विशेष रूप से भारतेंदु काल में दिखाई देता है। कुछ विद्वान 1850 से आधुनिक काल मानते हैं, भारतेंदु के जन्म से, परंतु उस समय कुछ ऐसी विशेष प्रवृत्ति नहीं दिखाई देती, कुछ ऐसा विशेष परिवर्तन जो ध्यान देने योग्य हो वह नहीं मिलता। तो आधुनिक काल का प्रारंभ फिर 1857 के बाद से प्रारंभ होता है, पुनर्जागरण से, जिसमें भारतेंदु युग आता है। फिर आगे सुधार परिष्कार काल के रूप में द्विवेदी युग आता है, फिर छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता की ओर, इस तरह से आधुनिक काल आगे बढ़ता है। तो आज हम बात करेंगे कि जो हिंदी साहित्य में मध्यकालीन काव्य रचा गया, चाहे वे भक्ति परक काव्य था या रीतिकालीन काव्य था, उससे और आधुनिक काल के काव्य में क्या भिन्नता है। काल विभाजन के आधार पर अगर हम देखते हैं तो
19वीं शताब्दी को आधुनिक काल का मान लेते हैं। मध्यकाल काल बोधक अवधारणा है और मूल्य बोधक अवधारणा भी है। हम अगर मध्यकाल शब्द को समझें, मध्यकाल एक काल बोधक है, प्राचीन काल से परवर्ती और आधुनिक काल से पूर्ववर्ती। तो प्राचीन और आधुनिक काल के जो मध्यवर्ती काल है उसको मध्यकाल के नाम से जाना गया। और मध्यकालीन काव्य मूल्य बोधक एक अवधारणा भी है। उसमें भक्ति एक मूल्य रहा, नैतिकता एक मूल्य रहा, ईश्वर का अवलंबन एक मूल्य रहा। तो एक मध्यकाल से एक मूल्य का बोध भी होता है। तो ये तो हमने मित्रों समझा मध्यकाल से संबंध। बोध से क्या अभिप्राय है? बोध कहते हैं समझ को, चेतना को, कि मध्यकाल से संबंधित हमारी क्या समझ है, हमारी क्या चेतना है, हमारी क्या दृष्टि है, वो मध्यकालीन बोध है। और इसी तरह से आधुनिक बोध को हम समझें। पहले आधुनिक बोध शब्द से क्या अभिप्राय है? हम आधुनिक पहले शब्द को देखें। आधुनिक शब्द का अगर हम कोश परक अर्थ देखें तो आधुनिक से अभिप्राय है आजकल का, इस समय का, वर्तमान काल का। आधुनिक से अभिप्राय नए जमाने का। व्याकरण की दृष्टि से हम देखते हैं तो अधुना शब्द से आधुनिक एक प्रत्यय लगाकर आधुनिक शब्द बना। अधुना अब, इस समय, वर्तमान को द्योतित करता है। तो वर्तमान जो काल है वे आधुनिक का पर्याय है। आधुनिक शब्द नूतनता का भी बोधक है। प्रत्येक विषय में ये नूतनता अनुभूति सापेक्ष भी है और अभिव्यक्ति सापेक्ष भी। भावना के स्तर पर, तथ्य के स्तर पर, अनुभूति के स्तर पर मध्यकाल से भिन्न एक नवीन दृष्टि को लेकर के आधुनिक काल आया। तो ये नूतनता अनुभूति सापेक्ष है और नूतनता अभिव्यक्ति सापेक्ष भी है। कला की दृष्टि से, रचना विधान की दृष्टि से, शिल्प की दृष्टि से नवीन परिवर्तन इसमें मिलते हैं। अभिव्यक्ति परक एक नवीनता दिखाई देती है। तो इसलिए आधुनिक काल को हम मध्यकाल से भिन्न अर्थों में एक नूतन पर्याय के रूप में, एक नूतन संप्रत्यय के रूप में देखते हैं, जिसमें अनुभूतिगत भिन्नता भी है। मध्यकाल जो पूरी तरह से भक्ति से प्रेरित था, नैतिकता से प्रेरित था, वहीं आधुनिक काल उससे भिन्न वैज्ञानिकता से प्रेरित था। मध्यकाल जो भावना परक था, वहीं आधुनिक काल तर्क को, बौद्धिकता को लेकर के चलता है। तो अनुभूति के स्तर पर नूतनता मिलती है। इसी तरह से अभिव्यक्ति के स्तर पर भाषा की दृष्टि से, छंद की दृष्टि से, अलंकार की दृष्टि से, रस विधान की दृष्टि से, पूरे शैल्पिक दृष्टि से हम देखते हैं तो मध्यकाल से भिन्न एक नूतनता, एक नवीन शिल्प को लेकर के आधुनिक काल आता है। तो ये आधुनिकता से संबंधित हो गया। डॉक्टर नगेंद्र जो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध इतिहासकार भी हैं, प्रसिद्ध आलोचक भी हैं, उन्होंने आधुनिक शब्द को सामान्यतः 3 अर्थों में प्रयुक्त माना है। समय सापेक्ष, नए का वाचक, विशिष्ट दृष्टिकोण या जीवन दर्शन का वाचक। समय सापेक्ष तो है, वर्तमान से संबंधित है। काल सापेक्ष है। नूतनता की बात अभी हमने की, तो आधुनिक प्राचीन से नवीन है, तो इसलिए वो नए का वाचक है। और एक विशिष्ट दृष्टिकोण को लेकर के, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लेकर के, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में तार्किक दृष्टि को लेकर के, और एक विशेष प्रकार के जीवन दृष्टि को लेकर के आधुनिक काल उपस्थित होता है। इसलिए डॉक्टर नगेंद्र उसे विशिष्ट दृष्टिकोण
या जीवन दर्शन का वाचक मानते हैं। अब आधुनिक बोध से क्या अभिप्राय है? जिस तरह से हमने मित्रों मध्यकालीन बोध जाना, उसी तरह से आधुनिक बोध जो है वो भारत में 18वीं शताब्दी के बाद की परिस्थितियों में पैदा हुई चेतना ही आधुनिक बोध है। 18वीं शताब्दी के बाद राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर परिस्थितियों में काफी परिवर्तन आता है। मध्यकाल की जो परिस्थितियां थी वे भिन्न थी, पर 18वीं शताब्दी के बाद एक क्रांतिकारी परिवर्तन हमें दिखाई देता है। और इन परिस्थितियों से जो चेतना उत्पन्न हुई, जिसका प्रभाव हमें साहित्य में दिखाई देता है। साहित्य क्या है? अपने समय की परिस्थितियों की उपज है, अपने समय का एक प्रतिबिंब है। समाज में जो घटित हो रहा है, साहित्य उसी को प्रदर्शित कर रहा है। तो समाज का एक यथार्थ बिंब भी प्रस्तुत करता है और समाज को उन स्थितियों परिस्थितियों से कैसे सामना करे, कैसे उनसे बाहर आए, इस विषय में प्रेरणा भी प्रदान करता है। तो जो 18वीं शताब्दी के बाद परिस्थितियों में एक परिवर्तन आया, उस परिवर्तन को अनुभव करते हुए उसके अनुरूप जो साहित्य लिखा गया और उससे संबंधित जो चेतना थी, वह आधुनिकता बोध है। उसे हम आधुनिक बोध कहते हैं। आधुनिक बोध से ये अभिप्राय नहीं है कि हम मध्यकाल से या अपने पूर्ववर्ती काल से पूरी तरह से कट जाएं। आधुनिक काल का ये अभिप्राय नहीं है कि प्राचीन को या परंपरागत साहित्य को या बोध को पूरी तरह से नकार दे, अपनी जड़ों से हट करके और सिर्फ आधुनिक चेतना की बात करें। इस विषय में इंद्रनाथ मदान ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मध्यकालीन बोध को समझे बिना आधुनिक बोध को समझना मेरे लिए कठिन और अधूरा था। क्योंकि जब तक हम मध्यकालीन बोध को नहीं समझ पाते, तब तक आधुनिक बोध को नहीं समझा जा सकता। परंपरा में डूब जाना एक बात है, लेकिन परंपरा से कट जाना दूसरी बात। इसका मतलब मध्यकालीनता से जुड़ना भी नहीं है, लेकिन इसे हठवश नकार कर आधुनिकता को समझना मेरे लिए मुश्किल लगा है। तो इस तरह से मित्रों, हमने जाना कि आधुनिक बोध को अगर समझना है तो उसे मध्यकालीन बोध के साथ जोड़ते हुए एक परंपरा के विकास के रूप में एक परिवर्तन की स्थितियों की समीक्षा करते हुए, आलोचना करते हुए ही हम आधुनिकता को समझ पाएंगे। अगर हम अपनी परंपरा से पूरी तरह से कटकर आधुनिकता की बात करेंगे तो उसे समझना कठिन है, मुश्किल है। साहित्यिक दृष्टि से आधुनिक शब्द का अर्थ, जो आधुनिक काल के हिंदी साहित्य के इतिहासकार बच्चन सिंह हुए, एक प्रसिद्ध आलोचक भी रहे, उन्होंने आधुनिक शब्द को परिभाषित करते हुए कहा कि आधुनिक शब्द दो अर्थों, मध्यकाल से भिन्नता और नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण की सूचना देते हैं। स्पष्टतः आधुनिक शब्द से परंपरा का विच्छेद, रूढ़ियों का त्याग तथा नई दृष्टि लेकर नई दिशाओं की ओर अग्रसर होने का भाव झलकता है। तो बच्चन सिंह ने दो बातों पर विशेष रूप से महत्व दिया, दो बातों की ओर संकेत किया कि आधुनिक शब्द जो है
एक तो मध्यकाल से भिन्नता है उसमें। मध्यकाल में जो भाव परक, अनुभूति परक और अभिव्यक्ति परक साहित्य चिंतन था, आधुनिक काल उससे भिन्न है। और दूसरा, आधुनिक काल नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण की सूचना देते हैं। मध्यकाल जहां पारलौकिकता की बात करता है, जिसके केंद्र में ईश्वर था, जो भक्ति से प्रेरित था, वहां इहलौकिक दृष्टिकोण काव्य के केंद्र में मनुष्य को लेकर के आता है, मानवता के सुख दुख को, मनुष्य की पीड़ाओं को, उसकी समस्याओं को लेकर के आता है। तो नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण की सूचना है। तो एक और आधुनिक काल परंपराओं का विच्छेद करता है। जो प्राचीन परंपराएं चली आ रही थी, जो हमें मध्यकाल में दिखाई देती हैं, उन परंपराओं का खंडन करता है और रूढ़ियों का परित्याग। वह रूढ़ियां जो समाज में पतन का कारण बन रही थी, समाज की प्रगति में बाधक हो रही थी, वे रूढ़ियां जो अब जड़ीभूत हो चुकी थी, उनके त्याग की बात करता है। और नवीन दृष्टि लेकर नवीन दिशाओं की ओर। नवीन दृष्टि क्या है? नई वैज्ञानिक ज्ञान, नया जो ज्ञान विज्ञान आया, उससे जो नई वैज्ञानिक दृष्टि उत्पन्न हुई और अनेक विचारक आए, अनेक नई विचारधाराएं आई पश्चिम के ज्ञान विज्ञान के प्रभाव स्वरूप। तो उन नवीन ज्ञान विज्ञान के आगमन से जिन नवीन विचारधाराओं से संपर्क हुआ साहित्यकारों का, उनके कारण जो नई दिशाएं खुली, तो उन दिशाओं की ओर अग्रसर होने का भाव हमें आधुनिक काव्य में, आधुनिक साहित्य में झलकता है। अब हम मित्रों बात करेंगे मध्यकालीन बोध और आधुनिक बोध में मूलतः क्या अंतर है। क्योंकि बात कही जा रही थी कि मध्यकाल से भिन्नता है और नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण है। तो ये दोनों में मूल अंतर क्या है, इसकी बात अब हम करते हैं। सबसे पहले अंतर जो है वे है कि मध्यकाल परंपरा को प्रतिपादित करता है, जबकि आधुनिक काल आधुनिकता को। मध्यकाल परंपरा से जो विषय आ रहे थे उनको लेकर के चल रहा है। जो हमारी भारतीय शास्त्र की परंपरा थी, वैदिक काल से जो परंपरा चली आ रही थी, उस परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य करना या उसका अनुकरण करना मध्यकालीन काव्य है। जबकि आधुनिक काल आधुनिकता को लेकर के चलता है, परंपरा का खंडन करते हुए, परंपरा को तोड़ते हुए नवीन परंपराओं को जन्म देता है। मध्यकालीन समाज एवं साहित्य सामंती व्यवस्था पर आधारित था। उसमें सामंतवाद मुख्य था और सामंती चेतना भक्ति केंद्रित थी, सामंती चेतना ईश्वर पर आधारित थी। और आधुनिक समाज औद्योगिक क्रांति से, विज्ञानवाद से, यंत्रवाद के आने से पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित होता है। तो ये दोनों में मुख्य अंतर है कि मध्यकालीन समाज और साहित्य समाज सामंतवादी व्यवस्था पर आधारित है, जबकि आधुनिक कालीन साहित्य साम्राज्यवादी व्यवस्था पर और पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित है। सामंतवादी व्यवस्था में ग्रामीण संस्कृति थी, कृषि पर आधारित थी। मुख्य उस समय आजीविका का साधन कृषि था, परंतु आधुनिक समाज में उस सामंतवादी व्यवस्था का स्थान ब्रिटिश शासन के आने के बाद साम्राज्यवादी व्यवस्था ने ले लिया। और
कृषि व्यवस्था के स्थान पर औद्योगिक क्रांति आई। उसका स्थान उद्योग धंधों ने लिया, जिससे पूंजीवादी व्यवस्था का विकास हुआ। तो इस तरह से आधुनिक काल मध्यकाल से भिन्नता लिए हुए है। मध्यकालीन काव्य की मध्यकालीन साहित्य में रचनात्मकता के केंद्र में ईश्वर रहा, किंतु आधुनिक काल में मनुष्य उसके केंद्र में रहा। मनुष्य को आधार बना करके, मनुष्य के सुख दुख को, मनुष्य की समस्याओं को केंद्र में रख करके आधुनिक काल में रचनात्मकता रही। साहित्य मनुष्य के सुख दुख से पहली बार जुड़ा। मध्यकाल में भी जब हम भक्ति काल की बात करते हैं तो एक तरह से वहां भक्ति का अवलंबन मनुष्य की केंद्र में रख करके ही किया गया था। मनुष्य के सुख दुख का, मनुष्य को, मानवता को उस यंत्रणा से, मुगल शासकों की, विदेशी शासकों की यंत्रणा से, शोषण से मुक्ति का एकमात्र उपाय भक्ति को स्वीकार किया गया, ईश्वर की भक्ति को। वहां परलोक की बात की जाती है कि मनुष्य जो है वो ईश्वर निर्मित है और ईश्वर ही उसके कष्टों से मुक्ति कराने वाला है। परंतु आधुनिक काल में आकर के ईश्वर का स्थान मनुष्य ले लेता है। और ये किस लिए आया? विज्ञानवाद के कारण। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी आई, पश्चिमी ज्ञान विज्ञान से जुड़े, और डार्विन ने ईश्वर निर्मित जो एक विचारधारा थी उसका खंडन किया और जैविक वंश उत्पत्ति की बात की। मनुष्य का जन्म मनुष्य से ही हुआ है, एक जैविक उत्पत्ति की बात करते हैं। तो ईश्वर से हट करके अब साहित्य मनुष्य के सुख दुख से जुड़ा। आधुनिक काल में मनुष्य सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि विभिन्न स्तरों पर परिवर्तित होने को बाध्य हुआ, जबकि मध्यकाल में आर्थिक तथा सामाजिक ढांचा अपरिवर्तनशील और स्थिर रहा। पूरा मध्यकाल देखिए हमारा 14वीं से 19वीं शताब्दी तक लगभग 500 वर्षों तक रहा, तो वो उसका ढांचा एक स्थिर रहा, उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं है। पर आधुनिक काल में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप, पूंजीवादी व्यवस्था के आ जाने के बाद, वैज्ञानिक क्रांति होने के बाद विभिन्न स्तरों पर परिवर्तन आया। इसी तरह से आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी अंतर है। जो वैदिक काल से चली आ रही हमारी परंपरागत शिक्षा थी, परंपरागत ज्ञान था, उसके स्थान पर आधुनिक काल में पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की ओर आकर्षण बढ़ा। अंग्रेजी शिक्षा की उपयोगिता और आवश्यकता पर बल दिया जाने लगा और इसका प्रारंभ बंगाल में हुआ। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के बाद जब अंग्रेजी शिक्षा दी जाने लगी ईसाई मिशनरियों द्वारा, तो एक और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ा, अंग्रेजी शिक्षा की ओर युवकों का आकर्षण बढ़ा। और जो हमारे परंपरागत ज्ञान के विषय थे, धर्म, दर्शन, व्याकरण, काव्य शास्त्र, ज्योतिष, ये सब बड़े उत्कृष्ट कोटि के थे और विश्व में उसकी ज्ञान की पहचान थी। परंतु जो नवीन ज्ञान विज्ञान आया पश्चिम से, वे इससे भिन्न था। तो उसको जानने के लिए शिक्षा प्रणाली में अंतर किया गया और नवीन शिक्षा प्रणाली के आने से जन चेतना का उदय हुआ। वैश्विक स्तर पर मनुष्य अपनी पहचान की, अपनी स्वत्व की खोज के लिए तत्पर हुआ। तो ये शिक्षा प्रणाली में अंतर हम देखते हैं। यातायात के साधनों का विकास हुआ। पहले सीमित थे, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऊंट तक सब सीमित थे। अब रेल, बस आदि नवीन यातायात के साधन आए, आयात निर्यात बढ़ा। अब किसानों से लेकर पूंजीपति वर्ग तक सबको इससे लाभ मिला। कृषि व्यवस्था में सुधार हुआ, व्यापार के स्तर पर सुधार हुआ। साहित्य के वर्ण्य विषय में भी अंतर आया।
वर्ण विषय में अब वैविध्य आया, गद्य का विकास हुआ, साहित्यिक विधाओं में पद्य और गद्य के क्षेत्र में अनेक रूपताएं आई, और साहित्य जो रीति काल में राज दरबारों तक सिमट गया था, वहां से निकल करके जन सामान्य के निकट आया, और ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली में साहित्य की रचना होने लगी। और इस तरह से मध्यकाल से आधुनिक काल भिन्न हुआ, और प्रेस आने से, मुद्रण कला के विकास से पत्र पत्रिकाओं का विकास हुआ, जिससे साहित्य अपने रूप, रंग, अभिव्यंजना, प्रभाव आदि में मध्यकालीन साहित्य से भिन्न हुआ। इस तरह से मध्यकालीन साहित्य और आधुनिक साहित्य दोनों में भिन्नता है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस नए युग में वे बताते हैं कि व्यक्ति क्रमशः स्वतंत्र होता गया है। इससे पहले के युग में मनुष्य और मनुष्य के संबंध सीधा और प्रत्यक्ष होता था, लेकिन नए युग का संबंध बाजार के माध्यम से होने लगा है। प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक, राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र तो हो रहा है, परंतु उसकी योग्यता और स्वाधीनता बाजार के मूल्यों द्वारा नियंत्रित होती है। तो इस तरह से मित्रों, अभी हमने मध्यकालीन बोध और आधुनिक बोध के अंतर को समझा। धन्यवाद।